गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण और शुद्धिकरण के अंतर्गत इनके शोधन की प्रक्रियाओं को देखा हमने, फिर इनके संगठन को अर्थात इसके गुणात्मक विश्लेषण देखा। अब हम मात्रात्मक विश्लेषण देख रहे हैं। इस मात्रात्मक विश्लेषण के अंतर्गत हमने इससे पहले नाइट्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के आकलन की विधियों को देखा था और नाइट्रोजन की ड्यूमा विधि का अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। अभी हम नाइट्रोजन के आकलन की जेल्डॉल विधि का अध्ययन करेंगे। यह ड्यूमा विधि से सरल विधि है। इस विधि के द्वारा हम उर्वरकों का और खाद्य पदार्थों का जिसमें नाइट्रोजन सम्मिलित होता है उसका आकलन करते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब कार्बनिक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन यदि सम्मिलित है और उसे हम अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तो वह अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट बना लेते हैं। ये अमोनियम सल्फेट क्षार के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस उत्पन्न करती है। अमोनिया क्षारीय स्वभाव का होता है और इस गैस को पहले से मानकीकृत प्रमाणित सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है। तो एक प्रमाणिक सल्फ्यूरिक अम्ल इस अमोनिया के रूप में जो क्षार आ रही है उसके साथ में उदासीन होता है और शेष बचे सल्फ्यूरिक अम्ल जो उदासीन नहीं हो पाया है उसका अनुमापन मानक क्षार के माध्यम से करके हम गणना कर लेते हैं कि कितना अम्ल शेष बच गया था जो कि उदासीन नहीं हो पाया था। और इस तरीके से हम जेल्डाल विधि में नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन करते हैं। जेल्डाल विधि के लिए जो उपकरण जो प्रोसेस प्रयोग में लाया जाता है उसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक जेल्डाल फ्लास्क होता है, वो इस प्रकार होता है। ये जेल्डाल फ्लास्क है। जेल्डाल फ्लास्क में कार्बनिक पदार्थ और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भरा जाता है। कार्बनिक पदार्थ में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही हम कॉपर सल्फेट भी मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट यहां पर उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा पोटेशियम सल्फेट पदार्थ भी उसमें मिला हुआ होता है जो कि क्वथनांक उन्नयन के प्रभाव को उत्पन्न करता है। इस जेल्डाल उपकरण को एक स्टैंड के द्वारा हम फिक्स कर लेते हैं। और इसे गर्म करने हेतु यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया जाता है। जेल्डाल उपकरण के ऊपरी हिस्से में एक ढीला ढक्कन होता है जो ऊपर में से बंद करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार इस उपकरण में जब हम कार्बनिक पदार्थ जो कि कॉपर सल्फेट जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था और पोटेशियम सल्फेट जो कि क्वथनांक उन्नयन के प्रभाव को उत्पन्न करता है, इसकी मदद से जब गर्म किया जाता है इसे तो कार्बनिक पदार्थ में उत्पन्न नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। इस अमोनियम सल्फेट को इस
जेलडाल फ्लास्क से निकालकर हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डालते हैं, जहां उसे क्षार के साथ में अभिकृत किया जाना है। ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस फ्लास्क में से एक निकास नली लेते हैं हम। ये निकास नली सीधे हम एक शंक्वाकार कोनिकल फ्लास्क में संबंधित करते हैं, जिसमें पहले से ही मानकीकृत सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। राउंड बॉटम फ्लास्क में जेलडालीकृत द्रव लेते हैं। एवं इसमें अधिक मात्रा में क्षार मिलाते हैं। क्षार के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसे हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक जेलडाल फ्लास्क लेते हैं, जिसमें पदार्थ की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के मिश्रण के साथ में करते हैं, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में बदल जाती है। अमोनियम सल्फेट को हम राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं। इसके पदार्थ को निकालने से पहले इसे हम जल के द्वारा अच्छे से रिंस कर लेते हैं, खंगाल लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो जितना भी अमोनियम सल्फेट है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाए। इसके पश्चात इसमें हम अधिक मात्रा में क्षार मिलाते हैं। क्षार द्वारा अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। यह अमोनिया गैस इस निकास नली के माध्यम से कोनिकल फ्लास्क में उपस्थित प्रामाणिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की ओर जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की ओर जाती है, और इस सल्फ्यूरिक अम्ल इस क्षारी अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करके उदासीनीकरण करता है। ये अम्ल है और ये क्षार है, इनके बीच में उदासीनीकरण की क्रिया होती है। संपूर्ण अमोनिया के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उदासीनीकरण के पश्चात हम अंत में शेष अम्ल जो उदासीन नहीं हुआ है उसकी मात्रा को अनुमापन के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, और इस प्रकार गणना में हम उन आंकड़ों की सहायता से नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। अब हम इन उपकरणों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लिखते हैं। आपने इसे नोट कर लिया है, मैं इसे मिटाता हूं। ये हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी अभिक्रिया हुई। कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर यदि मौजूद है तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पानी में और सल्फर डाइऑक्साइड में। इसमें उपस्थित नाइट्रोजन, जैसा कि नाइट्रोजन के आकलन की ये विधि ही है,
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अमोनियम सल्फेट बनाता है। जेल्डाल फ्लास्क में ये अभिक्रिया होती है। ये रासायनिक समीकरण के द्वारा अमोनियम सल्फेट की मात्रा हमने देखी। जब जेल्डाल उपकरण में उपस्थित अमोनियम सल्फेट को हम राउंड बॉटम फ्लास्क में शिफ्ट करते हैं, जहां उसकी अभिक्रिया क्षार से होनी है, तो निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। क्षार के साथ अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। ये अमोनिया गैस जो कि प्रमाणीकृत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा अम्ल का उदासीनीकरण करती है, और उसके बाद हम आगे की गणना करते हैं। ये अमोनिया गैस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में उदासीनीकरण के पश्चात लवण और पानी बनता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो वहां पे अमोनियम सल्फेट लवण प्राप्त होता है। उस जेल्डाल उपकरण में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं कोनिकल फ्लास्क में होती हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में होती हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क में हम इसको अमोनियम सल्फेट बनता है, जो कि कोनिकल फ्लास्क में मौजूद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, और ये जेल्डाल उपकरण में, जेल्डाल फ्लास्क में होने वाली अभिक्रिया है। हम आगे बढ़ते हैं गणना में। अब हमने जो भी पदार्थ लिया है, जितनी मात्रा हमने उसकी ली थी, इसके अलावा हमने जो द्रव हमने इस्तेमाल किए हैं, कितने नॉर्मल विलयन का था वो, उसका कितना आयतन लिया हुआ था, इन सब को हम पहले नोट करेंगे। इनकी जानकारी हमें पहले होती है, और अंत में जो भी पदार्थ की जो मात्रा हमें मिलती है उसके द्वारा हम एक व्यंजक तक पहुँचते हैं, जिसके माध्यम से हम नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमने जो पदार्थ लिया था पहले वो कितना ग्राम लिया था। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बराबर W ग्राम। माना हमने कार्बनिक पदार्थ का W ग्राम लिया था। प्रारंभ में जो हमने अम्ल लिया था उसकी नॉर्मलता कितने ली हमने? n माना n है उसकी नॉर्मलता। माना हमने जो सल्फ्यूरिक अम्ल, जो प्रमाणिक अम्ल लिया हुआ है, उसका प्रारंभिक आयतन V1 मिलीलीटर है। अब जब अमोनिया गैस उस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उदासीनीकरण की क्रिया करेगी तो उसमें से कुछ अम्ल खर्च हो जाएगा उदासीनीकरण में, और शेष अम्ल जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया में नहीं बच गया है, यानी उदासीनीकरण की प्रक्रिया में जो बच चुका है, उसका आयतन को हम V2 मान सकते हैं। तो हम लेते हैं शेष आयतन हुआ V2 ml। ये V2 ml जो बचा है और जो प्रारंभिक आयतन V1 ml जो शुरुआत में पूरा अम्ल था,
इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहाँ खर्च हुआ? ये डिफरेंस खर्च हुआ है उदासीनीकरण की क्रिया में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उदासीनीकरण में प्रयुक्त अम्ल का आयतन कितना हुआ? V1 माइनस V2। V1 तो पूरा शुरुआती आयतन था और उसमें से V2 भाग जो है खर्च हो गया उदासीनीकरण में, तो V1 में से V2 की मात्रा घटाएंगे तो शेष मात्रा उदासीनीकरण हेतु प्रयुक्त आयतन के तुल्य होगी। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो अम्ल उदासीनीकरण में काम आया उसका आयतन हो गया और उसके शेष बचे आयतन हो गया V1 माइनस V2 ml। अब हम आगे की गणना प्रारंभ करते हैं। ये जो अमोनिया के द्वारा जो उदासीनीकरण हुआ है अम्ल का आयतन, ये अमोनिया जो प्रयुक्त अमोनिया है उसके बराबर ही होगा, क्योंकि समान नॉर्मल विलयन के उदासीनीकरण में समान नॉर्मल विलयन लगता है, अर्थात समान नॉर्मल अम्ल को पूर्णतः उदासीन करने के लिए उतने ही नॉर्मल अम्ल की बराबर आयतन की मात्रा लगती है। अतः हम लोग इस आयतन जो V1 माइनस V2 ml है उसे हम प्रयुक्त अमोनिया का आयतन भी मान सकते हैं। तो हम आगे गणना करते हैं, इसे मिटाता हूं मैं। एक नॉर्मल अमोनिया मैं कहना चाह रहा हूं एक नॉर्मल अमोनिया में, अमोनिया का हम यौगिक को देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और हाइड्रोजन का 1, अर्थात 3 हाइड्रोजन है तो 3 14 और 3 17 होते हैं। अर्थात अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है कितना? 14 ग्राम। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है एक नॉर्मल अमोनिया के 1000 ml में। तो एक नॉर्मल अमोनिया के Vml में उपस्थित नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर 14/1000 गुणित V ग्राम। चौदह बटे 1000 गुणित V ग्राम। ये मात्रा एक नॉर्मल में, तो हमने जो n नॉर्मल लिया हुआ है वो एक नॉर्मल हो, जरूरी नहीं है वो n/10 हो सकता है, n/20 हो सकता है, 5n 2n कुछ भी हो सकता है। तो हमने n नॉर्मल लिया हुआ है, जैसा कि हमने माना था कि n नॉर्मल सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है। तो n नॉर्मल विलयन में उपस्थित नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर 14/1000 गुणित V गुणित N ग्राम।
14 गुणित V गुणित N ग्राम। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो N नॉर्मल विलयन में उपस्थित है वो हमने देखा 14 गुणित V गुणित N अपॉन 1000 ग्राम। चूंकि ये मात्रा उस कार्बनिक पदार्थ से ही आई हुई है, अतः हम ये मान सकते हैं कि W ग्राम कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित N का नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर ये मात्रा जो N नॉर्मल विलयन में नाइट्रोजन की थी, ये तो आखिर इस W ग्राम कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न हुई थी। इसका तात्पर्य हुआ कि ये मात्रा W ग्राम कार्बनिक पदार्थ से ही आई हुई है। हम जो भी आकलन करते हैं तत्वों का वो प्रतिशत में करते हैं, अतः हम इसका प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। इसके लिए इस ऊपर में कुछ लाइन को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। W ग्राम कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 गुणित V गुणित N बटे 1000 ग्राम, तो 100 ग्राम कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर होगा 14 गुणित V गुणित N अपॉन 1000 गुणित W इंटू 100 ग्राम। 14 इंटू V इंटू N इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू W ग्राम। इसे अगर हम कुछ सरल करें तो हम पाएंगे इस प्रकार से इसे कैंसिल किया जा सकता है। हर में 10 बचा हुआ है, अगर हम 14 में 10 को भाग दें तो इसे और इस प्रकार लिख सकते हैं। फोर्टीन अपॉन 10 को 1.4 लिखा जा सकता है। इस प्रकार ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा हम ये नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो जेल्डाल विधि में हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकाली जा सकती है। हम इसके पश्चात नेक्स्ट अपने क्लास में हम सल्फर की और हैलोजेंस की ज्ञात करने की विधियों को देखेंगे। धन्यवाद।